की सारी बातें खत्म हो गई हैं। तो हम लोग सबसे पहले हेपेटाइटिस ए से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था ए और ई फीको ओरल रूट से फैलते थे, और इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड था, मतलब वायरस आपकी बॉडी में गया कितने दिन के बाद ये आपका सिम्टोमेटिक डिजीज करवा देगा, मतलब जॉन्डिस के अपीयरेंस की शुरुआत को अगर लें तो हम लोग कहते हैं करीब 50 डेज या 15 टू 45 डेज। तो बात करते हैं सबसे पहले हेपेटाइटिस ए की। हेपेटाइटिस ए, अब यहाँ पे ये कहना कोई भी नई बात नहीं कि ये एक आरएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बी वायरस, बी फॉर बॉम्बे, उसको छोड़ के सभी आरएनए वायरस हैं, राइट। इट इज आरएनए वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, राइट। हेपेटाइटिस ए and hepatitis E are transmitted by feco-oral route. feco-oral route. बाकी ई की तारीफ तब करेंगे जब ई पढ़ेंगे, है ना। feco-oral route, that is via contaminated food and water, right. ना ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होगा, ना ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से होगा, ना नीडल इंजरी से होगा, ना वर्टिकल ट्रांसमिशन होगा। सिंपली जैसे डायरिया होता है वैसे हेपेटाइटिस होता है, और डायरिया हो गया या हेपेटाइटिस ए हो गया, दोनों चिल्ड्रन की डिजीज ज्यादा है, राइट। इट इज मेनली अफेक्ट्स चिल्ड्रन। अब ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोग कह दो कि हाँ कभी न कभी हेपेटाइटिस ए हुआ है। ज्यादातर केसेस में एसिम्प्टोमेटिक रहता है, मतलब जैसे 10 लोगों को डेंगू हो सकता है 2 का प्लेटलेट कम हो, 5 को बुखार आए, और बचे 3 को कुछ भी ना हो, एसिम्प्टोमेटिक हो। तो जो डिजीज का प्रोफाइल होता है डिफरेंट लोगों में डिफरेंट होता है, मतलब हर कोई किसी पर्टिकुलर डिजीज से उतना ससेप्टेबल नहीं हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ infections may be asymptomatic, मतलब पता ही नहीं चला कि हेपेटाइटिस ए हुआ इनको। लेकिन अच्छी बात ये है, चाहे सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक हो, अगर ये हेपेटाइटिस ए वायरस बॉडी में गया तो इसके अगेंस्ट बॉडी बनाएगी एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज उस इन्फेक्शन को, जब हेपेटाइटिस ए हुआ है उसको तो ठीक कर ही देगा, लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करेंगे ये एंटीबॉडीज, और इसको दोबारा हेपेटाइटिस ए नहीं होगा। ड्यू टू विच बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज which persist throughout life, राइट। इसीलिए हेपेटाइटिस ए भी इन जनरल, अगर वो हेपेटाइटिस सी का मरीज नहीं है तो इन जनरल एक ही बार होता है, राइट, ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। ठीक है, एक बार ही हेपेटाइटिस ए होता है, ठीक है। अगर एसिम्प्टोमेटिक हो गया तो वो भी नहीं पता चला। एक आरएनए वायरस है, हेपेटाइटिस ई की तरह ये भी फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है विद कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, और यहाँ पे हम लोग कहते हैं मेनली डिजीज ऑफ चिल्ड्रन। और मैं ये मानता हूँ या ये है ऐसा कि ये कभी न कभी मिल ही जाता है। तो हेपेटाइटिस ए हर किसी को सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक तरीके से कभी न कभी हो चुका होता है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है, तो ये डिजीज एडल्ट में मिलती ही नहीं, राइट। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, यहाँ पे भी हेपेटाइटिस सी होने पे सुपर इन्फेक्शन किसी भी स्टेज पे हो सकता है हेपेटाइटिस ए का। तो जैसे हर डिजीज का पढ़ते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जो यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड है ये आपका 15 टू 45 डेज है। हम लोग एवरेज मान के चलते हैं, किसी ने गंदा पानी पी लिया, चाट बतासा पानी, समथिंग लाइक दैट, 1 महीने के बाद जॉन्डिस मिलती है, तो ये मान लो कि हेपेटाइटिस ए है। जैसे जो क्लिनिकल फीचर्स हैं सारे हेपेटाइटिस के सेम हैं,
ठीक है, किसी में लिवर फेलियर होने के चांसेस हैं, किसी में क्रॉनिक लिवर डिजीज होने के चांसेस हैं, किसी में मैलिग्नेंसी होने के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पे एक्यूट हेपेटाइटिस होगा। अगर पेशेंट की किस्मत अच्छी है तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो आप जानते हो इंक्यूबेशन पीरियड मतलब यहाँ पे बॉडी में आपके हेपेटाइटिस ए वायरस गया, ऑन एन एवरेज लगभग 30 डेज के बाद इन इंसान को क्या हो जाएगा, जॉन्डिस। तो फर्स्ट अपियरेंस ऑफ जॉन्डिस जो लगभग होता है 30 डेज के लिए, जो ऑन एन एवरेज हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं, दैट इज 15 टू 50 डेज। यही आपका हेपेटाइटिस ई के लिए भी मान लेते हैं, हालांकि उसका प्रिसाइजली 15 टू 60 डेज, राइट, 2 महीने तक। यहाँ पे हम लोग कहते हैं 15 टू 50 डेज। ठीक है, ये मोस्टली एसिम्टोमेटिक होगा या एक्यूट हेपेटाइटिस कराएगा। ये क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिक लिवर फेलियर या लिवर मैलिग्नेंसी जैसे कि लिवर कैंसर ये सब नहीं कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, इट मेनली कॉजेज, इट मेनली, इट मे कॉज लिख देते हैं, it may cause acute hepatitis और acute liver failure। अगला टॉपिक अपना acute liver failure ही होगा। देखेंगे कि लिवर कब फेल हो जाता है और लिवर फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और कैसे हम लोग इसको डायग्नोज करेंगे। इट मे कॉज acute hepatitis और इवन acute liver failure but do not cause chronic liver disease और लिवर कैंसर जैसे कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी कराते थे। क्रॉनिक लिवर डिजीज और लिवर कैंसर, दैट इज हिपैटिक मैलिग्नेंसी और लिवर कैंसर। जितनी चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी हैं ये सब बेसिक्स में ही इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब टाइम आ गया है कि अपने लेक्चर को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए, कुछ और बातें हेपेटाइटिस ए के बारे में जानी जाए। ठीक है, जब भी किसी डिजीज की बात करते हैं तो एक चीज तो हो जाता है इंक्यूबेशन पीरियड, दूसरी चीज ये है कि मान लो मुझे हेपेटाइटिस ए है तो ये भी तो जानना जरूरी है कि कितने दिन तक मैं खुद इन्फेक्शन का सोर्स हूँ, है ना। ये भी तो जरूरी है, तभी तो हम लोग किसी डिजीज के प्रिवेंशन के तौर पे सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन में अपने बाकी फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं कि किसी डिजीज को कैसे रोका जाए, एपिडेमिक आने से कैसे रोका जाए, जैसे इस समय कोरोना से डील कर रहे हैं। तो जो पेशेंट्स इन्फेक्टेड हैं, जिनको हेपेटाइटिस ए वायरस मिल चुका है तोहफे में, ये जॉन्डिस आने से 2 हफ्ते पहले से एक्सक्रीट करने लगते हैं वायरसेस और जॉन्डिस आने के 1 हफ्ते बाद तक। कुल मिला के अगर किसी को हेपेटाइटिस ए हुआ है तो 3 हफ्ते तक स्टूल्स में हेपेटाइटिस ए एक्सक्रीट कर सकता है। ठीक है, लिख लेते हैं, इनफेक्टिविटी पीरियड, इनफेक्टिविटी पीरियड, तो इनफेक्टिविटी पीरियड ऑन एन एवरेज 3 वीक्स होते हैं। हम लोग कहते हैं इसको इनफेक्टिविटी पीरियड, इनफेक्टिविटी पीरियड 2 वीक्स बिफोर इलनेस, मतलब सिम्टम आने से पहले 2 वीक्स बिफोर इलनेस और 1 वीक आफ्टर इलनेस, that is total of 3 weeks, total of 3 weeks, right? This virus is shed in stools, therefore infective to others, infective to others वही हो गया फीको ओरल रूट। कितना सिंपल है ये, है ना। तो कोई भी डिजीज पढ़ते हैं तो जो डिजीज होती है एक दूसरे से ही फैलती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले भी बात कर लिया है कि हेपेटाइटिस का सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही करते हैं अनलेस एंड अनटिल वो हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक हो या हेपेटाइटिस सी हो। तो जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट था वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे ये हेपेटाइटिस ए आपका एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है। ठीक है, इसकी वैक्सीन हम लोग बच्चों को देते हैं, आजकल हम लोग इसको 1 ईयर ऑफ एज पे दे सकते हैं
ए पहला लेटर है तो इसको पहली साल पे देते हैं, फर्स्ट बर्थडे पे, और 6 महीने के बाद एक डोज और लगवा देते हैं। मान लीजिए उससे पहले ही या किसी को वैक्सीन नहीं लगी है और बहुत सीवियर हेपेटाइटिस या लिवर फेलियर कर गया है, तो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज पैसिव इम्यूनाइजेशन के फॉर्म में 0.02 ml पर केजी हम लोग पेशेंट को लगा सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रिवेंशन, it is a vaccine preventable disease. Vaccine preventable disease। तो जो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन आती है, हम लोग कहते हैं हैवरिक्स नाम से आती है, हेपेटाइटिस ए। अब नहीं लगवाओगे तुम लोग, हैवरिक्स ये मार्केट नेम है। गिवन एट एज ऑफ 1 ईयर। जो लोग मैरिड हैं अपने बच्चों को जरूर लगाएं। गिवन एट एज ऑफ 1 ईयर। ठीक है, 1 साल पे हम लोग इस वैक्सीन को दे सकते हैं। 2 डोजेज 6 मंथ अपार्ट। मेरे 4 बच्चे हैं, चारों को मैंने हेपेटाइटिस ए लगवाया है। 2 डोजेज 6 मंथ अपार्ट। और ये वैक्सीन लगवा दिया तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलेगी। ठीक है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। तो चलिए, एक वैक्सीन हम लोगों ने इसके अगेंस्ट बना लिया है और एक वैक्सीन हम लोग हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट भी बना लिए थे, है ना। तो चाहे हेपेटाइटिस ए वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, मतलब हेपेटाइटिस ए हो जाए किसी पेशेंट को, तो भी वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है। चाहे हम लोग 2 डोज हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगवा लें 1 साल पे और 1.5 साल पे, तो भी आपका हेपेटाइटिस ए लाइफ में नहीं होगा, क्योंकि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाएगी, है ना। इंपॉर्टेंट चीज, जैसे भी हम लोग हेपेटाइटिस डी पढ़ेंगे तो वहां पे सुपर इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी पेशेंट्स में होगा, राइट। उसी तरीके से हेपेटाइटिस सी पेशेंट्स में हेपेटाइटिस ए का भी सुपर इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये वैक्सीन एक तो हम लोग दे सकते हैं गिवन एट बर्थ, सॉरी गिवन एट एज ऑफ 1 ईयर। कभी कभी हम लोग और बड़े लोगों में भी दे देते हैं जिनमें हेपेटाइटिस सी पॉजिटिविटी होती है। तुम्हें पता है हेपेटाइटिस सी कराता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस, लंबे टाइम तक रहेगा। कभी न कभी हेपेटाइटिस ए वायरस दोबारा मिल सकता है, अब वो कराएगा सुपर इन्फेक्शन, क्योंकि बॉडी एक वायरस से पहले ही लड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं। नोट, पेशेंट्स विद क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी 90% केसेस में एक्यूट हेपेटाइटिस कराता ही नहीं। आज अगर ये बॉडी में चला गया तुम्हें पता ही नहीं होगा हेपेटाइटिस सी है, क्योंकि कोई सिम्टम ही नहीं आएगा, कोई जांच ही नहीं कराओगे। 10 साल बाद पता चला कि भाई अब जॉन्डिस और लिवर सिरोसिस और लिवर फेलियर के साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं, चेक कराओगे पता चला हेपेटाइटिस सी है। पेशेंट्स विद क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी may be at risk of फल्मिनेंट हेपेटाइटिस, मतलब बहुत सीवियर हेपेटाइटिस, फल्मिनेंट हेपेटाइटिस और डेथ विद हेपेटाइटिस ए वायरस सुपर इन्फेक्शन। अगर 2 वायरस बॉडी में एक साथ चले जाएं तो को इन्फेक्शन होता है। अगर एक वायरस पहले से ही वहां जाके हेपेटाइटिस कराया है, ऊपर से उसके एक और इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, ऊपर से ऊपर सुपर, तो ये सुपर इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इनको हम लोग हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन दे सकते हैं, किसी भी एज की हो। दीज पेशेंट्स कैन बी गिवन हेपेटाइटिस ए वैक्सीन एज वेल। ठीक है, तो इतनी नॉलेज हेपेटाइटिस ए के बारे में काफी है। जब हम लोगों ने हेपेटाइटिस बी पढ़ा हुआ था तो हम लोगों ने ये भी कहा था एक्यूट हेपेटाइटिस बी है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे, पेशेंट को बेड रेस्ट देंगे, फैटी चीजें खाने से मना करेंगे, क्योंकि लिवर बेचारा शहीद होने वाला है ना। इसके अलावा अगर किसी में बहुत ज्यादा डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ जॉन्डिस है, इचिंग वगैरह के मैनिफेस्टेशन हैं, तो हम लोग कोलेस्टाइरामीन या यूरिलिक अर्सोडिऑक्सी कॉलिक एसिड की टैबलेट्स दे सकते हैं, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे।
इससे बियॉन्ड जो था वो हम लोग एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी में देख चुके हैं। तो हेपेटाइटिस ए का क्विक रिवीजन, फिर चलते हैं हेपेटाइटिस डी की तरफ। This is a RNA containing virus transmitted by fecal-oral route, mainly affects children asymptomatically or symptomatically. It can affect only once. Incubation period of 1 month. Given this vaccine is given at age of 1 year. Infectivity period of 3 weeks. वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। और क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें हेपेटाइटिस ए वायरस का सुपर इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और सुपर इन्फेक्शन इज ऑलवेज वेरी डेडली, क्योंकि बॉडी को एक वायरस से नहीं 2 वायरस से फाइट करना पड़ रहा है। आइए बात कर लेते हैं थोड़ी सी बात एक इररेलेवेंट वायरस की, हेपेटाइटिस डी वायरस, डी फॉर डॉग। तो हेपेटाइटिस डी वायरस की जब बात करते हैं तो इसको एक्चुअली कहते हैं हेपेटाइटिस डेल्टा हेपेटाइटिस भी कहते हैं या डेल्टा वायरस भी कहते हैं, ठीक है। ये भी एक आरएनए वायरस है, लेकिन इसका आरएनए डिफेक्टिव है। बिना हेपेटाइटिस बी के ये अकेले बॉडी में इंफेक्शन या रेप्लिकेशन, अपना मल्टीप्लिकेशन करा ही नहीं सकता। तो आइए बात करते हैं हेपेटाइटिस डी वायरस की, और जो इससे डिजीज होती है उसको हम लोग हेपेटाइटिस डी या डेल्टा हेपेटाइटिस कहते हैं। लिख लेते हैं डेल्टा हेपेटाइटिस। कुछ डायग्राम नहीं दिखाना है आज मुझे, क्योंकि बहुत सारे डायग्राम्स मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। डेल्टा हेपेटाइटिस caused by hepatitis D virus, caused by hepatitis D virus। इसकी खासियत ये आपका इनकम्प्लीट आरएनए वायरस है। All hepatotropic viruses except hepatitis B virus have RNA as genetic material, है ना। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कहते हैं अ डिफेक्टिव आरएनए वायरस। डिफेक्टिव आरएनए वायरस काफी सिंपल है ना। इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। इट रिक्वायर्स हेपेटाइटिस बी वायरस फॉर रेप्लिकेशन, मतलब डुप्लीकेशन, एंड फॉर कॉजिंग डिजीज। डिजीज क्या करेगा? हेपेटाइटिस ही करेगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, इट हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर मैं हेपेटाइटिस डी ना पढ़ाता तो चलता, तुम लोगों को हेपेटाइटिस डी लाइफ में बहुत कम मिलने वाला है, लेकिन एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए कि अगर किसी में हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मिल रहा है पेशेंट, तो उसका हेपेटाइटिस डी भी कराओगे। अगर हेपेटाइटिस डी भी पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब तैयार रहो कि उसकी प्रोग्नोसिस बहुत खराब होगी। बॉडी को एक वायरस से नहीं जूझना पड़ रहा है, 2 वायरसेस हैं जो लिवर को लगातार डैमेज कर रहे हैं, मतलब डबल हेपेटाइटिस टाइप की सिचुएशन है। It has no independent existence, right? It requires hepatitis B virus for multiplication और replication, ठीक है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन तुम लोग जानते हो। अब यहाँ पे बस 2 ही टर्म इंपॉर्टेंट है, एक तो को इन्फेक्शन, दूसरा सुपर इन्फेक्शन। ट्रीट जैसे हेपेटाइटिस बी को करते थे वैसे ही करोगे, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट हम लोग देख चुके हैं, लेकिन अगर हेपेटाइटिस डी भी साथ में है तो इसका मतलब उसकी प्रोग्नोसिस पुअर होगी, राइट। चांसेस ऑफ डेथ ज्यादा होंगी, रिकवरी के चांसेस काफी कम होंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन कैसे होता है। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है, हेपेटाइटिस ए और ई को छोड़ के सारे पेरेंटल रूट से ट्रांसमिट होते हैं। तो हम लोग कहते हैं पेरेंटल रूट, दैट इज ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, जैसे निडल प्रिक इंजरी हो गई, प्रोडक्ट्स, या और आईवी ड्रग एब्यूजर्स, कुछ नशेड़ी गजेड़ी टाइप के लोग होते हैं ड्रग एब्यूजर्स, वो एक निडल से इंजेक्शन लिया, वही निडल शेयर करते हैं। जैसे कोई सिगरेट पीता है तो सब लोग एक एक पफ ले लेते हैं, उसी तरीके से इनमें भी बड़ा भाईचारा होता है जो आईवी ड्रग एब्यूजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके आईवी एंड क्लोज कॉन्टेक्ट, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट वगैरह से भी हो सकता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, एंड क्लोज कॉन्टेक्ट लिख लो, एंड वाया
क्लोज कॉन्टैक्ट्स। बस दो टर्म बताना है इसके बारे में, एक तो सुपर इन्फेक्शन, एक तो को इन्फेक्शन, है ना। आइए देखते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं को इन्फेक्शन की। वेरी डेंजरस, दोनों ही डेंजरस हैं, को इन्फेक्शन और सुपर इन्फेक्शन, राइट। यहाँ पे अगर को इन्फेक्शन की बात करें तो साइमल्टेनियस इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस बी एंड डी, दैट इज साइमल्टेनियस मतलब एक साथ इन्फेक्शन ऑफ बोथ हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस डी। हो सकता है हेपेटाइटिस बी यहाँ पे एक्यूट इन्फेक्शन ना कराता, हो सकता है क्रॉनिक लिवर डिजीज कराता, है ना। लेकिन अगर हेपेटाइटिस डी इसके साथ आ गया तो वेरी सीवियर एक्यूट हेपेटाइटिस, हम लोग उसको फल्मिनेंट हेपेटाइटिस कहते हैं, लिवर फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं इट मे कॉज सीवियर एक्यूट हेपेटाइटिस, और बहुत जल्दी लिवर फेलियर हो जाता है, हम लोग कहते हैं हाइपर एक्यूट लिवर फेलियर, है ना, जिसको हम लोग कह देते हैं फल्मिनेंट लिवर फेलियर। और डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, हाई चांसेस ऑफ डेथ, हाई चांसेस ऑफ डेथ। तो अगर किसी को हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी दोनों का इन्फेक्शन साथ में हो गया तो एक्यूट सीवियर हेपेटाइटिस विच में लीड टू हाइपर एक्यूट लिवर फेलियर, दैट इज फल्मिनेंट लिवर फेलियर एंड डेथ, राइट। इसी तरीके से दूसरा टर्म है आपका को इन्फेक्शन के अलावा, दूसरा टर्म है आपका सुपर इन्फेक्शन। जैसे हम लोगों ने हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी की बात की थी, सुपर इन्फेक्शन सुपर डुपर है भाई साहब। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि किसी को हेपेटाइटिस बी, बी फॉर बॉम्बे पहले से था, कुछ लोग हेपेटाइटिस बी से एक्यूट हेपेटाइटिस से सफर कर लेते हैं, बीच में एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, फिर जमाने बाद वो क्या हो जाते हैं, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के। हो सकता है उनमें क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी कभी ना हो, वो जिंदगी भर कैरियर रहे, मतलब एक बार एक्यूट हुआ ठीक हो गए, फिर जिंदगी भर क्या है वो एसिम्प्टोमेटिक है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं हेपेटाइटिस डी वायरस कैन सुपर इन्फेक्ट a person who is already हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका सुपर इन्फेक्शन हो गया। तो अगर यहाँ पे मान लो पहले वो एसिम्प्टोमेटिक था, लेकिन अगर सुपर इन्फेक्शन हो गया तो अब वो एसिम्प्टोमेटिक नहीं रहेगा, अब उसमें खूब सीवियर हेपेटाइटिस होगी, हो सकता है भाई साहब जुदा हो जाए हमेशा के लिए, ठीक है। तो बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं को इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ए और सी का रिलेशन केवल सुपर इन्फेक्शन का था, यहाँ पे को इन्फेक्शन भी है सुपर इन्फेक्शन भी है। हेपेटाइटिस बी वायरस प्लस हेपेटाइटिस डी वायरस एक साथ एट वन टाइम। दूसरा हम लोग कह देते हैं सुपर इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन में किसी जमाने में इनको हेपेटाइटिस बी वायरस हुआ था, 5 साल के बाद इनको हेपेटाइटिस डी वायरस का भी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। हो सकता है पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहा हो, हेपेटाइटिस बी लेके भी वो चैन से जिंदा रहा हो, लेकिन हेपेटाइटिस डी ने आके सारी कहानी खराब कर दी। फाइनल अपना डिस्कशन कर लेते हैं हेपेटाइटिस ई वायरस की तरफ, ठीक है। आइए देखते हैं हेपेटाइटिस ई वायरस या हेपेटाइटिस ई, ये सब छोटे छोटे हेपेटाइटिस हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रेलेवेंस तब बढ़ जाता है जब ये बहुत सीवियर हेपेटाइटिस, किसी भी एज ग्रुप में कर सकता है हेपेटाइटिस, लेकिन जो सीवियरिटी है हेपेटाइटिस की, जो लिवर फेलियर की तरफ ले जा सकती है। जैसे मैं कहता हूँ मेरा लिवर कम सही काम कर रहा है लेकिन फेल नहीं हुआ है ना, हेपेटाइटिस का क्या मतलब भाई, थोड़ा जॉन्डिस हो गया, भूख नहीं लग रही, उल्टी है। लिवर फेलियर का मतलब है ना वो प्रोटीन बना रहा है, ना यूरिया बना रहा है, ना वो क्लॉटिंग फैक्टर्स बना रहा है विटामिन के डिपेंडेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे
एल्कोहलिक लिवर हेपेटाइटिस या एल्कोहलिक लिवर डिजीज, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्यूट एंड क्रॉनिक लिवर फेलियर। तो यहाँ पे हम लोग लिवर डिजीज या हेपेटाइटिस से आगे की भी बात करेंगे। अगेन हेपेटाइटिस ई की बात कर लेते हैं। हेपेटाइटिस ई वायरस इज अगेन RNA containing virus ट्रांसमिटेड बाई फीको ओरल रूट, पहले भी हम लोगों ने देख लिया है। ट्रांसमिटेड बाई फीको ओरल रूट, है ना। कुछ ज्यादा इजी लेक्चर हो रहा है ये। चलिए ठीक है, तुम लोगों को हर चीज इजी लगती भी है। ट्रांसमिटेड बाई फीको ओरल रूट। हेपेटाइटिस ई वायरस नॉर्मली 1 to 2% केसेस में ही सीवियर हेपेटाइटिस कराती है, लेकिन अगर लेडी प्रेग्नेंट हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये हेपेटाइटिस मामूली ना होके हेपेटाइटिस बी से भी ज्यादा खतरनाक हो जाए और फल्मिनेंट हेपेटाइटिस हम लोग कहेंगे, फल्मिनेंट लिवर फेलियर कहेंगे, और पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं नॉर्मली या यूजुअली इट कॉजेज सीवियर हेपेटाइटिस, ब्रैकेट में लिख लो फल्मिनेंट हेपेटाइटिस, फल्मिनेंट हेपेटाइटिस इन ओनली कितने परसेंटेज लोगों में, 1 to 2% ऑफ पीपल, राइट। लेकिन बट फल्मिनेंट हेपेटाइटिस लीडिंग टू हाइपर एक्यूट लिवर फेलियर, hyper acute liver failure is nearly 20%, is nearly 20% in pregnant females, right। तो अगर प्रेगनेंसी में कभी जॉन्डिस होती है तो हेपेटाइटिस ई को भी स्क्रीन कराना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी को हेपेटाइटिस ए हुआ, हेपेटाइटिस ई हुआ, तो वही जो हेपेटाइटिस बी के केस में हम लोग सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते थे कि भाई क्या क्या काम कम करो, है ना। एक तो आराम करो, कोई भी काम कम करो। सेकेंड चीज था कि फैटी चीजें कम खाओ, राइट। थर्ड चीज ये था कि अगर किसी को वॉमिटिंग हो रहा है तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे दिया ऑन्डेंसिट्रॉन से, फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल दे दिया, राइट। और इसके अलावा अगर पेशेंट में कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस ज्यादा है, इचिंग वगैरह की कंप्लेन है, तो थोड़ा सा हम लोग एक ड्रग देते थे यूडिलिव, जो कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस की क्लियरिंग को बढ़ाता था, मतलब लिवर से जो एक्सक्रीशन रुक गया था उसको और बेहतर करता था। तो ज्यादातर केसेस में हम लोग टेबलेट यूडिलिव दे देते हैं। तो इन सभी केसेस में हमें सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करनी है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हम लोग पहली चीज कह देते हैं, पेशेंट को कहेंगे भाई थोड़े दिन सब्र रखो चीजों से, बेड रेस्ट, लो फैट डाइट। आप लोगों को पता है लो फैटी डाइट कि लिवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है और बाइल जूस ही फैट के इमल्सिफिकेशन या डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर लिवर ही नहीं ठीक है तो क्या फैट डाइजेस्ट होगा, राइट। तीसरी चीज हम लोग कह देते हैं पैरासीटामोल दे दोगे फॉर फीवर, ठीक है। पैरासीटामोल 500 या 650 जो भी, जितने से भी बुखार उतर जाए, ठीक है। ऑन्डेंसिट्रॉन, ये सब पढ़ा चुके हैं। ऑन्डेंसिट्रॉन फॉर वोमिटिंग, मल्टीविटामिन वगैरह भी दे सकते हो लेकिन वो सब छोड़ो। और फिफ्थ हम लोग कह देते हैं टैबलेट यूडिलिव एट द रेट 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे, 3 to 4 डिवाइडेड डोज में देते हैं। यूडिलिव कैसा दिखता है ये भी हम लोगों ने बताया था, दिस इज अर्सो डीऑक्सी कॉलिक एसिड, जो बाइल साल्ट्स को बॉडी में जमा नहीं होने देता, प्लस जॉन्डिस को भी थोड़ा सा कम करा देता है क्योंकि बॉडी से बिलिरुबिन के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है।
तो हम लोगों का लेक्चर आज काफी सिंपल था, और सिंपल इसलिए था क्योंकि इससे ज्यादा टफ चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी थी जब हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी हम लोग देख रहे थे। चैट सेक्शन में आइएगा।